हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूकेबी केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन आप किसको बोल रहे हैं वैसे आप समझते होंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जहां आपका सॉल्वेंट किस में हो, लिक्विड स्टेट में हो। सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है सर, है ना। जहां हमारा सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो, उसको आप क्या बोलने वाले हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट आप लिक्विड फेज में ले लीजिए, लिक्विड स्टेट में ले लीजिए। सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है। तो सॉल्यूट जो हमारा सॉल्यूट है वो किसी भी स्टेट में हो, डजेंट मैटर, आपका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। तो सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है। अब यहाँ स्पेशली जब हम बात करेंगे तो यहाँ हम बात करने वाले हैं ऐसे सॉल्यूशन की जो लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाते हैं। और ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की भी हम एक प्रॉपर्टी जरूर देखेंगे कि ये सॉल्यूशन नेचर में कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल नेचर के होने चाहिए, दोनों कंपोनेंट, है ना। अभी जो हम बात करेंगे वहाँ दोनों कंपोनेंट हमारे क्या होने चाहिए, वोलेटाइल नेचर के। अब ये वोलेटाइल नेचर का मीनिंग क्या है सर, कि हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता हो, वेपर में। जो भी कंपोनेंट आपने उस सॉल्यूशन में लिए हैं वो दोनों दोनों वोलेटाइल नेचर के होने चाहिए, दोनों के दोनों। यानी दोनों क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हो, वेपर में। अब वेपर में कन्वर्ट होते हैं सर, तो वेपर से एक और वर्ड हमारे पास है, वेपर प्रेशर। अब इस वेपर प्रेशर को हम समझ लेते हैं। तो आप ले लीजिए सर एक कंटेनर, और ये कंटेनर आपका होना चाहिए क्लोज्ड, और इस कंटेनर में आपने भर दिया है एक लिक्विड, और लिक्विड आपका होना चाहिए कैसा, वोलेटाइल नेचर का, ये वेपर में कन्वर्ट हो सकता हो। तो एग्जांपल के लिए हम H2O ले लेते हैं, बहुत अच्छा वोलेटाइल नेचर का है। और इस कंटेनर को हम सप्लाई कर देते हैं हीट एनर्जी। जैसे ही आप इस कंटेनर को हीट प्रोवाइड करेंगे, ये कंटेनर के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इनके इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएंगे, वीक। यानी ये वाला पार्टिकल एनर्जी लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, है ना। और अगर ये पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ एक प्रोसेस हो रहा है जिसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन। तो पहले कौन सा प्रोसेस होने वाला है, वेपराइजेशन। अब देखिए ये भी वेपर बनेगा, एक वेपर बनेगा तो प्रेशर कुछ होगा, दो होगा तो कुछ होगा, तीन होगा तो कुछ और प्रेशर। जैसे जैसे वेपर बनती जाएगी प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और ये प्रेशर इंक्रीज होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब ये प्रेशर कब कांस्टेंट होगा उसी को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपराइजेशन बोला। जैसे ही ये पार्टिकल ऊपर पहुंचता है सर, इसका एनर्जी जैसे ही कम होगा ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अब वेपर लिक्विड में आ रहा है तो वेपर लिक्विड में आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब एक और प्रोसेस होने वाला है, कंडेंसेशन। सेम ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा और कंडेंस्ड होगा, वेपराइजेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, वेपराइजेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। अब उतने ही पार्टिकल वेपर बनेंगे और उतने ही पार्टिकल क्या होंगे, कंडेंस्ड। तो हम ऐसा टाइम ले लेंगे जब उतने ही पार्टिकल किसमें कन्वर्ट होंगे, वेपर में, और उतने ही पार्टिकल क्या होंगे, लिक्विड। अब बराबर पार्टिकल वेपर बन रहे हैं, बराबर लिक्विड, मतलब एक टाइम में फिक्स पार्टिकल वेपर बन रहे हैं, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बराबर उतने ही लिक्विड बन रहे हैं, उतने ही कंडेंस्ड हो रहे हैं। यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सर कि जो आपका वेपराइजेशन का प्रोसेस है ये इक्वल हो रहा है किसके, कंडेंसेशन की, है ना। ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल है किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो जब वेपराइजेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो जाएगा तो आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, और इसी समय इस वेपर के प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर। क्लियर है। इसी समय के वेपर प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर। अब ये तो हमारा प्योर सॉल्वेंट था, सिर्फ H2O था। अब अगर इसमें हम किसी सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, अगर हम किसको ऐड कर देते हैं, सॉल्यूट को, तो इसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, कैसे कैसे इसका प्रेशर मेजर किया जाता है, ये सब पढ़ने वाले हम नेक्स्ट स्लाइड में। यानी हम पढ़ने वाले राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट लॉ की अगर हम बात करें तो राउल्ट लॉ को जानने से पहले कुछ चीज़ें आप रिकॉल कर लीजिए कि हमने कहा था रेट ऑफ वेपराइजेशन जब इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेशर यूज होता है उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। इतनी बात क्लियर होगी।
अब देखिए, अब आप वापस एक कंटेनर ले लीजिए और इस कंटेनर में नॉन अमाउंट का कोई, ये हमारा एग्जाम्पल समझने के लिए हम ऐसा एक सॉल्वेंट इसके अंदर ले लेते हैं, यानी H2O मान लेते हैं, जिसका अमाउंट हमें नॉन है। हम मानते हैं इसके अंदर 8 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल? 8 पार्टिकल। ये आप ध्यान से समझिएगा। जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे, जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होना है। इसका पार्टिकल को काइनेटिक मोशन मिलेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंडेंसेशन में। सेम ये काम करेगा सर, ये वेपर में जाएगा, कंडेंस्ड होगा, वेपर में जाएगा, कंडेंस्ड होगा, वेपर में जाएगा, कंडेंस्ड होगा, सारे करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक कंडीशन ऐसे आई जब ये 4 वेपर बन रहे थे और ये जो नीचे वाले 4 हैं ये क्या हो रहे थे? कंडेंस्ड। ठीक है, ये 4 हो रहे थे कंडेंस्ड और ये 4 क्या हो, बाकी 4 क्या हो रहे थे? वेपर। देखिए, ये बन रहे हैं वेपर, ये वाले वेपर वाले हैं और बाकी 4 कैसे हैं? कंडेंस्ड वाले। तो आप बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो इक्वल है रेट ऑफ कंडेंसेशन की। देखिए, उतने ही वेपर बन रहे हैं और उतने ही क्या बन रहे हैं? कंडेंस्ड। तो अब इस कंडीशन में जो प्रेशर आपको फील होगा, ये जो प्रेशर आपको फील होगा, ये होने वाला है कांस्टेंट, क्योंकि अब बराबर उतने ही वेपर बन रहे हैं और उतने ही कंडेंस्ड हो रहे हैं। तो ये कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, हम कंडेंस्ड होने वालों को छोड़ देते हैं। हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि अगर 8 पार्टिकल हमारे पास हैं तो 4 वेपर बनते हैं, वो 4 कंडेंस्ड होते हैं। लेकिन प्रेशर तो ये 4 का ही है ना, जो 4 वेपर बन रहे हैं यही तो इन्हीं का प्रेशर है। तो हम समझेंगे कि जब 8 पार्टिकल हमारे पास होंगे तो 4 वेपराइज होते हैं और उन्हीं 4 का क्या होता है? वेपर प्रेशर। थोड़ी देर के लिए याद रखिए। अब अगर मेरे पास 8 पार्टिकल की जगह 16 पार्टिकल हो जाए तो अब यहाँ 8 पार्टिकल क्या बनेंगे सर? वेपर। और 8 पार्टिकल क्या होंगे? कंडेंस्ड। ऐसे ही अगर मेरे पास 20 पार्टिकल 32 पार्टिकल हो जाएं सर, तो यहाँ अब 16 पार्टिकल आपके वेपर बन रहे होंगे और 16 पार्टिकल क्या बन रहे होंगे? कंडेंस्ड। समझना क्या है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ 4 पार्टिकल वेपर बन रहे थे तो यहाँ प्रेशर कितने का फील हो रहा होगा? 4 का। तो जो वेपर प्रेशर कितने पार्टिकल का था? 4 का। इस कंडीशन में कितने वेपर बन रहे हैं? 8। तो प्रेशर कितने का फील का होगा? 8 का। यहाँ कितने वेपर बन रहे हैं? 16। तो प्रेशर कितने का फील होगा? 16 का। अब बताइए, 4 का प्रेशर ज्यादा होगा 8 का या 16 का? तो 16 का प्रेशर ज्यादा होने वाला है, 8 का और कम और 4 का और कम। यानी जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर। जितना ज्यादा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर। मैं ऐसे बोलूं सर, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर क्या करते हैं? इंक्रीज, तो प्रेशर भी हमारा क्या होता है? इंक्रीज। अब इस नंबर ऑफ पार्टिकल को हम दूसरे टर्म्स में लेते हैं। हम यहां लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स को, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि जो जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट का क्या है? कंसंट्रेशन है, अगर ये इंक्रीज करता है तो प्रेशर भी मेरा क्या करेगा? इंक्रीज। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर मेरा ज़्यादा होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करता है तो प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज। यानी प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? इसके अंदर उपस्थित सब्सटेंस की मात्रा पे, अमाउंट पे। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। अब इस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं x1 ले लूँ तो, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ले लूँ तो, x1 ना बोल के मैं इसको क्या बोलता हूँ? मोल फ्रैक्शन ले लूँ तो मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा प्रेशर भी क्या बनेगा? उतना ज़्यादा। सिंपल है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता सर कि ये जो x है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, ये जो p है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। इस तरीके से बोल सकता हूँ कि नहीं? जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतने ज़्यादा क्या बनेंगे? प्रेशर। सिंपल। अब हम क्या ले लेते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास फिर से हमें लेना पड़ेगा एक कंटेनर। इसके अंदर 2 कंपोनेंट हम डाल देते हैं सॉल्यूशन के, कंपोनेंट 1 और 2। ये कंपोनेंट 2 है सर हमारा और ये है हमारा कंपोनेंट 1। अब इनको भी आपने हीट एनर्जी सप्लाई करनी है।
हीट आपने दिया, बोलो दोनों क्या बनेंगे सर? वेपर, क्योंकि आप जानते हैं ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? वोलेटाइल नेचर के। तो अब दोनों के दोनों वेपर बनेंगे, तो अब आप बताइए कि 2 का वेपर कितना बनेगा और 1 का वेपर कितना बनेगा? किस पे डिपेंड करेगा 2 का वेपर, 1 का वेपर? तो आप जानते हैं जितना ज़्यादा अमाउंट 2 का होगा उतना ज़्यादा क्या बनेगा? वेपर। और अमाउंट ऑफ कंपोनेंट को हमने क्या बोला था? मोल फ्रैक्शन। तो हम बोलेंगे जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन 2 का होगा उतना ज़्यादा 2 का प्रेशर बनेगा, और जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन 1 का होगा उतना ज़्यादा 1 का क्या बनेगा? प्रेशर। यानी 1 का जो पार्शियल प्रेशर है किस पे डिपेंड करेगा? 1 के मोल फ्रैक्शन पे। और 2 का जो पार्शियल प्रेशर है ये किस पे डिपेंड करेगा? 2 के मोल फ्रैक्शन पे। राउल्ट भैया यही बोलते हैं, चेक करिए कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन। तो किस पे डिपेंड करेगा? इसके मोल फ्रैक्शन पे। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा प्रेशर, यानी प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन पे। तो आप बोल सकते हैं कि जो P1 होने वाला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है X1 की। ऐसे ही जो P2 भी होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? X2 के। यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर आप हटाओगे तो P1 इक्वल टू होने वाला है सर किसके? P01 X1 की। यहां भी सेम होगा, P2 इक्वल टू होने वाला है P02 X2 के, अगर हम किसको हटाते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को। तो यहां एक और टर्म्स आ जाती है हमारी P01। तो इस P01 को हम बोलते हैं प्योर फॉर्म में इनका वेपर प्रेशर। यानी यहाँ दोनों मिक्स थे, यहाँ 1 और 2 दोनों का सॉल्यूशन था। अब एक बार आप ऐसा करिए, ये 1 का सॉल्यूशन ले लीजिए, 1 का वेपर प्रेशर पता कर दीजिए, तो इसको बोलेंगे आप P01। फिर आप 2 को अलग से ले लीजिए और इस 2 का वेपर प्रेशर पता कर लीजिए और इसको आप बोलेंगे P02। और जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे P1 और P2। इतनी बात क्लियर आ गई होगी। अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने अभी भी देखा कि P1 इक्वल होता है किसके? P01 X1 के, और P02 इक्वल है हमारा किसके? P02 X2 के। इतनी बात क्लियर है। राउल्ट का लॉ भी समझ गए है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोल फ्रैक्शन की। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जो P टोटल होता है ये किसके बराबर होता है? P1 प्लस P2 के। अब P1 हमारे पास क्या है? P1 हमारे पास है P01 X1 प्लस P02 X2। अब इस X1 को हम X2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जानते हैं X1 प्लस X2 किसके इक्वल होता है? 1 के। तो X1 हमारे किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस X2 के। क्लियर है? तो यहाँ X1 की जगह हम क्या रखने वाले हैं? 1 माइनस X2। तो आपके पास जो टोटल प्रेशर आने वाला है ये क्या आ जाएगा? P01 इंटू 1 माइनस X2 अपॉन इंटू प्लस P02 X2। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो P01 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा P01 X2 और प्लस आ जाएगा मेरा P02 X2। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको कैलकुलेट करनी है, बस मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ X2 को कॉमन ले लेंगे, पहले ये लिख लेते हैं P01। X2 को कॉमन लेंगे तो इस P0 को इधर, P01 को इधर ले लेते हैं, तो प्लस आ जाएगा हमारा X2 और ये आ जाएगा सर हमारा P02 माइनस P1। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन हो गया। इस एक्सप्रेशन से आप एक चीज पता कर सकते हैं कि इसकी जगह X1 लाया जा सकता है, यानी जो वेपर प्रेशर है वो किसी भी कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, चाहे वो A हो और B हो, दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप X2 की बात करें तो जो हमारा ग्राफ होता है ये किस में आता है? स्ट्रेट लाइन में आता है। कैसे बताइए, इसको समझते हैं आगे। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं। तो अभी देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। अभी हम देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ की अगर बात करें तो देखिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में X1 है और साथ में है X2। अब हम इसको कॉमा करते हैं, जरा चेक कीजिए। एक कंडीशन वो है जब आपके पास सिर्फ X1 है, यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट है, तो बोलो इस समय प्रेशर सिर्फ किसका होगा? इसी X1 का होगा। तो प्रेशर कितना होगा? P01 प्योर फॉर्म में होगा, है ना? तो मैं इस ग्राफ को बना देता हूँ। अभी हमारे पास सिर्फ X1 है और वो टोटल कितना है? 1, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन कितने होते हैं सर? 1, है ना? टोटल 1 किसके हैं? X1 के। तो इस समय प्रेशर भी सिर्फ किसका होगा?
x1 का, और इसको हम क्या बोलेंगे P01। P0 क्यों बोला, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट है तो प्योर फॉर्म में है ना। ऐसे ही दूसरा एक कंटेनर ले लीजिए जहां सिर्फ x2 है, और इस x2 का प्रेशर अगर आप चेक करोगे तो सारा का सारा प्रेशर किसका होगा, x2 का, और इस प्रेशर को हम बोल देते हैं P02। अब सिर्फ x2 है तो x2 किसके इक्वल होगा, 1 के। यानी जब हमारे पास x2 कितना होगा, 1, तो इस समय जो टोटल प्रेशर होगा वो किसका होगा, x2 का, P02। मैं यहाँ पे P2 को ज़्यादा ले रहा हूँ, इट मीन्स P2 ज़्यादा वॉलेटाइल सॉलिड है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब ये जब x1 आपके पास था, सिर्फ आपके पास क्या था, x1, तो जैसे जैसे आप इसमें सॉल्यूट मिलाओगे, सॉल्यूट को इसके साथ मिक्स करोगे, तो वैसे वैसे सॉल्यूट का प्रेशर क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज, है ना। और जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाओगे वैसे वैसे सॉल्वेंट का प्रेशर क्या करने लग जाएगा, डिक्रीज। अब ऐसी कंडीशन आएगी जब सिर्फ मेरा सॉल्वेंट यहाँ होगा, तो सॉल्यूट, जब यहाँ सिर्फ सॉल्यूट होगा, जब सॉल्यूट मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट नगण्य हो जाएगा, तो सॉल्वेंट को हम मान लेंगे कितना, 0। इस समय सिर्फ किसका प्रेशर है, x2 का। x1 हमारा क्या हो चुका है, 0। और जब x1 सिर्फ था, सिर्फ सॉल्वेंट था, तो सॉल्यूट हमारा क्या था, 0, है ना। तो ये जो प्रेशर बढ़ रहा है, इस कंडीशन में बढ़ रहा है, ये प्रेशर किसका है सर, P1 का। किसका प्रेशर है, सॉरी P2 का। किसका प्रेशर है, P2 का। x2 बढ़ रहा है, और ये घट कौन रहा है सर, हमारा घट रहा है P1। घट कौन रहा है, P1। इतनी बात क्लियर समझ में आए। अब आप चाहते हैं कि इस कंडीशन, इस पॉइंट पे, है ना, इन दो पॉइंटों के बीच में, यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रेशर था, ये टोटल प्रेशर कितना था हमारा, यहाँ पे आप प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखो कुछ प्रेशर रहा होगा P2 का और कुछ प्रेशर रहा होगा P1 का। तो अगर आपको P टोटल चाहिए तो आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर कैसे मिलेगा, P1 प्लस P2 करके। यानी यहाँ से और यहाँ तक अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है तो बीच में दोनों के प्रेशर होंगे, आपको इन दोनों के प्रेशर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो P टोटल जो है वो कितना होगा, P1 प्लस P2 के। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं राउल्ट लॉ का। क्लियर है। अब जो सारे जितने भी सॉल्यूशन हमारे होते हैं, ये सारे सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, किस कंडीशन में करेंगे, ये सब बात करेंगे हम अगले वीडियो में। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।